क्वेश्चन नंबर 9 निकालें प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 9 मुझे ला दो एक। आज के नोट्स में पहले जरा होमवर्क का एक सवाल है वो देखें एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 5 आज के नोट्स में। अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड डिस्कवर्ड दैट इन प्रीवियस ईयर्स फॉलोइंग अमाउंट्स वर इनकरेक्टली, आगे नोट्स दे दें, फॉलोइंग अमाउंट्स वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड, फॉलोइंग अमाउंट्स इनकरेक्टली कैपिटलाइज हो गई थी in an intangible asset with indefinite useful life. Applicable tax rate is 30%. What amount should be deducted from retained earnings in statement of change in equity as on January 18 and calculate the effect on profit after tax for the year ended 31 December 18. Correction of above error. जी जल्दी से कर दें, 1 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं। प्रैक्टिस का जल्दी 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 बी क्विक। करें 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 कैलकुलेटर पकड़ें, सॉल्यूशन नहीं देखना, कैलकुलेटर पकड़ें। और भाई माशाल्लाह छुट्टियां अच्छी गुजरी, दो एंजॉयड अ लॉट माशाल्लाह। The company is preparing its financial statements for the year ended 31 दिसंबर 19 and discovered that in previous years, पिछले सालों में following amounts पर गलती से capitalized in an intangible with indefinite, intangible जो indefinite useful life वाला होता है ना, वो लैंड की तरह होता है, तो समझ लेंगे लैंड है। गलती बताएं क्या भाई? फॉलोइंग अमाउंट्स पर इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड एंड इंटेंजिबल, कोई खर्चा लैंड का था ही नहीं, वो लैंड में ऐड कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी एम्प्लॉय को तनख्वाह देते थे, वो एम्प्लॉय लैंड के हर वक्त बड़ा करीब करीब रहता था, उसको तनख्वाह देते थे, तो हमने समझा चलो यार इसकी तनख्वाह को लैंड की कॉस्ट में ऐड कर दो, ऐसे गलती हो गई। तो कुछ अमाउंट्स ऐसी थी जो कि इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट ही नहीं थी, लेकिन हमने गलती से इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बना दी। शुक्र है डेप्रिसिएशन का मसला नहीं है, क्योंकि इंटेंजिबल की इनडेफिनेट लाइफ है, इसलिए अमोर्टाइज नहीं होता। तो ये लैंड की तरह है, एसेट इंटेंजिबल लैंड की तरह है। जी भाई, कोई खर्चा इंटेंजिबल ही नहीं है, उसको इंटेंजिबल बना दिया। रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं हर साल की अलग अलग। जी 15 में भी कोई खर्चा किया, फिर 16 में खर्चा किया, फिर 17 में। जी एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एक्सपेंस
डेबिट इंटेंजिबल, 19 की फिगर ही नहीं दी, 19 में शायद ये गलती ना हुई हो, हम यहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं जी भाई। इज इट एन एरर और इज इट अ चेंज इन पॉलिसी और इज इट अ चेंज इन एस्टीमेट? इनकरेक्टली, इसको कहते हैं प्रायर ईयर एरर। एरर असल में होती ही प्रायर ईयर है हमारे सिलेबस में। वो जो करंट ईयर एरर है वो तो सिंपल सी होती है, वो तो उसी साल एडजस्ट हो जाती है। असल में ये प्रायर ईयर एरर है, स्टैंडर्ड में प्रायर ईयर एरर है, पिछले सालों में गलती हुई है जी भाई। प्रायर ईयर एरर है। रिट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट करेंगे या प्रोस्पेक्टिव? रिट्रोस्पेक्टिव। प्रायर ईयर एरर रिट्रोस्पेक्टिवली डील करेंगे जी। अब सवाल देखें पहला जी, व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन यकम जनवरी 18 फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर? जी हजरात, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो हमारा साल कौन सा है? 31 12 19, पैट 18, पैट 19, क्लोजिंग 31 12 19, क्लोजिंग 31 12 18, क्लोजिंग 31 12 17, क्लोजिंग 31 12 17। ओके, इफेक्ट ऑफ करेक्शन जी। अब आप बोलें एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट। अच्छा इधर देखें, 19 की गलती 19 के प्रॉफिट में सही होगी, 18 की गलती 18 के प्रॉफिट में सही होगी, और 17 16 15 की गलती यहां पे सही होगी जी। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग ऑन यकम जनवरी 18? बताएं क्या सवाल है इसका? ये वाली फिगर नहीं पूछना, सोचें। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड, यही है ना? व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड, बोले बोले, फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग ऑन यकम जनवरी 18। इस दिन रिटेन्ड अर्निंग में से कितना माइनस करें जी? यकम जनवरी 18 में 18 की गलती सही नहीं करनी, यकम जनवरी 18 में 18 की गलती सही नहीं करनी जी। बता दें, मुझे गलत रिटेन्ड अर्निंग नहीं पता, मुझे नहीं पता एक्स जी, बल्कि सॉरी माजरत, गलत रिटेन्ड अर्निंग तो इधर आती है एक्स, इधर तो सिर्फ करेक्शन आती है जी। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, -3 -4। ओके, अब टैक्स इफेक्ट। अब टैक्स इफेक्ट भाई, हमारे बदलने से टैक्स वाले नहीं बदलते, इसलिए जब हम बदलते हैं तो कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाती है, तो फिर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में डिफरेंस आ जाता है, इसलिए डेफर्ड टैक्स राइज होता है जी। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, डीटीएल डेबिट, डीटीई क्रेडिट। एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, बोले बोले बोले, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट प्लस 0.9 1.2 जी। सेवन पॉइंट 7। तो पहले का जवाब लिख लें, retained earning will be deducted by 7.7. Retained earning will be deducted by 7.7. समझ आ रहे सवाल? आसान था सवाल। क्या पूछा क्या हुआ था उसने? रिटेन्ड अर्निंग कैसे बदलेंगी, किस दिन की? यकम जनवरी 18 की। आपको पता है कि यकम जनवरी 18 में रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्टमेंट होती हैं, बाकी 18 और 19 की इस साल की एडजस्टमेंट प्रॉफिट की फिगर में होती हैं। भाई कोई समझ आ रहा है? हाथ खड़ा करें जरा, समझ आ रहा है, कोई पता चले।
सुबह सुबह टाइम पे आ जाया करें, वार्म अप होके बैठा करें फ्रेश होके। ओके क्या करें, आप सर्दी है तो यू हैव टू लिव, कनाडा वाले भी तो जी रहे हैं। ओके पॉइंट टू अगला पॉइंट अब आप मुझे बता दें। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 31/12/18। 31/12/18 के प्रॉफिट पे इफेक्ट बता दें। इकतीस 12/18 के प्रॉफिट पर इफेक्ट बता दें। गलत प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रॉफिट पे इफेक्ट तो पता चल सकता है ना। माइनस, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट? ये गलत प्रॉफिट मुझे नहीं पता, एक्स गलत प्रॉफिट मुझे नहीं पता, ओपनिंग रिटेन अर्निंग में नहीं पता जी भाई। इसका नाम क्या रखा सवाल वाले ने? नहीं, इफेक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग ऑन 1 जनवरी 18, यही रखा है। इफेक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग, डिडक्ट या ऐड जो मर्जी हो, इफेक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 18, इसका नाम ये रखा। और इसका नाम क्या रखा सवाल वाले ने? इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 31/12/18। और अगर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूछता तो फिर टैक्स की एडजस्टमेंट ना करते। इंडेफिनेट लाइफ है इसमें लिखा हुआ है। ओके मैंने कहा था ये जो इंटेंजिबल इंडेफिनेट लाइफ वाले ये कौन सा होगा? लैंड होगा, लैंड की तरह का होगा। अच्छा एक और मिसाल दे देता हूं। हम हर साल लैंड खरीदते हैं, और वैसे लैंड पे तो चौकीदार की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता है लैंड पे भी आजकल कब्जा हो जाता है, तो हम चौकीदार भी रख लेते हैं लैंड पे। अब वो गलती से जो चौकीदार को तनख्वाह दे रहे हैं वो किस में ऐड कर देते हैं? लैंड की कॉस्ट में। ये गलती हो रही है। तो कितने साल से हम इंटेंजिबल खरीद रहे हैं? 1 2 3 4, मुसलसल 4 साल से हम इंटेंजिबल खरीद रहे हैं, और कोई ऐसी चीज जो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है उसको गलती से क्या कर देते हैं? इंटेंजिबल। शुक्र है डेप्रिसिएशन वाला मसला नहीं है। टेस्ट वाले सवाल में तो हाथ खड़ा करें, टेस्ट दिया था, टेस्ट वाले सवाल में तो डेप्रिसिएशन का भी मसला था। उसमें करना यह था कि फिर इसकी डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5 सालों पे जानी थी, वो अलग निकलनी थी। इसकी डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 दफा निकलनी थी, फिर इसकी डेप्रिसिएशन 1 2 3 दफा निकलनी थी, फिर इसकी डेप्रिसिएशन 1 2 दफा निकलनी थी, फिर इसकी डेप्रिसिएशन 1 दफा निकलनी थी। वो तो बड़ा लंबा सवाल था, बहुत लेंथी सवाल था, वो तो डेप्रिसिएशन बार बार निकलनी थी। वो सवाल आपसे डिस्कस किया जाएगा किसी दिन। ओके इस सवाल में ऐसी बात क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इंडेफिनेट लाइफ है। ओके जी, हाँ जी, टेस्ट नंबर 2 कौन सा वाला था? अच्छा क्लास के बाद ले आइएगा क्वेश्चन। ओके चलें जी, प्रैक्टिस के क्वेश्चन 9 में आ जाए। भाई अगर कभी सवाल में लाइन लिखी हो कि हमारे बदलने से टैक्स वालों ने भी ऐसा करने को एग्री कर लिया है, तो फिर हम और टैक्स वाले सेम हो जाते हैं, इसलिए फिर डेफर्ड टैक्स पे इफेक्ट नहीं आता, किस पे आता है? करंट टैक्स पे।
और अगर सवाल में टैक्स वालों के बारे में कुछ भी ना लिखा हो कि हमारे बदलने से टैक्स वालों ने, हम तीन तरह से बदलते हैं, कभी करेक्शन ऑफ एरर में बदलते हैं, कभी चेंज इन पॉलिसी करके बदलते हैं, कभी एस्टीमेट चेंज करके बदलते हैं। हम तीन तरीके से बदलते हैं। हम जिस मर्जी तरीके से बदलें, अगर सवाल में लाइन लिखा है टैक्स वाले भी हमारे तरीके पर बदल गए, तो फिर तो हम और टैक्स वालों की अमाउंट्स बराबर हो जाएंगी। तो अगर बराबर हो जाएंगी तो डेफर टैक्स का डिफरेंस 0, तो फिर करंट टैक्स पे असर जाएगा। और अगर कभी सवाल में लिखा हो कि हमने सोचा है कि इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दें प्लांट में, और टैक्स वाले भी कह रहे हैं चलो ठीक है हम भी पिछले सालों की वर्किंग ओपन करके इंटरेस्ट को प्लांट में कैपिटलाइज ही कर देते हैं, फिर क्या करना है? फिर तो सेम हो गया ना। अब सेम हो गया तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। जब डिफरेंस 0 हो गया तो डेफर टैक्स अराइज, वरना क्या फिर क्या अराइज होगा? करंट टैक्स। और अगर सवाल में कोई लाइन नहीं लिखी हुई, सवाल में कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई, बस सवाल में लिखा हुआ है हम बदल गए, तो टैक्स वालों के बारे में क्या एज्यूम करेंगे? टैक्स वाले नहीं बदले। अब अगर टैक्स वाले नहीं बदले तो इसका मतलब है हमारे और टैक्स वालों में क्या आ गया? डिफरेंस। जैसे पिछली क्लास में आपको याद है हमने 2 महीने की गलत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, तो हमने कहा टैक्स वालों ने कैलकुलेट गलत नहीं की होगी, टैक्स वालों ने सही कैलकुलेट की होगी। तो हमारे और टैक्स वालों में क्या आ गया था? डिफरेंस। डिफरेंस आने की वजह से टैक्स इन्वॉल्व हुआ था, वो कौन सा था? डेफर्ड टैक्स। जी, क्वेश्चन 9। ऑटम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्लॉट मशीन्स फॉर गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कोई स्लॉट मशीन्स बनाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2001 को ऑटम लिमिटेड बॉट राइट्स, ऑटम लिमिटेड ने राइट्स खरीदे, बॉट राइट्स। पेज नंबर 526। ऑटम लिमिटेड बॉट राइट्स। जी, राइट्स बॉट करना क्या है? इज इट इंटेंजिबल और टेंजिबल? बॉट राइट्स टू मैन्युफैक्चर गप्पी स्लॉट मशीन्स। एक मशीन बनाने का हक खरीदा एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख। द कॉस्ट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल। जी भाई, अंडरलाइन करें, बॉट द राइट्स। परचेज्ड इंटेंजिबल है, इंटरनली जनरेटेड। जी, परचेज्ड इंटेंजिबल को तो हर हाल में ही क्या करते हैं? कैपिटलाइज। द कॉस्ट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट and was amortized over its expected finite life of 20 years। इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो फाइनेट लाइफ थी हमारे ख्याल से, जिसने बेनिफिट देना था, एक्सपेक्टेड लाइफ वो 20 साल थी। 20 साल तक हमारा ख्याल था ये फायदा देगा यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अभी तक हमें कोई गलती नजर नहीं आई। द कॉस्ट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एंड वॉज अमोर्टाइज्ड ओवर 20 years। ड्यूरिंग 4, 1 2 3 गुजर गया, अब हम 4 में खड़े हैं। ड्यूरिंग 4 पता चला ताहम, ओहो ताहम कोई मसला हो गया। द ऑटम लिमिटेड, खिजा बहार, द ऑटम लिमिटेड हैड परचेज द लीगल राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 15 years। 2004 में पता चला कि इसकी लाइफ ही 15 साल थी। हैड परचेज द लीगल राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years। इसकी तो लाइफ ही 15 साल थी, ये तो लीगल राइट था जी। एक्सपेक्टेड फाइनेट लाइफ, यानी एक्सपेक्टेड क्या था? कितने साल तक फायदा देगा। लेकिन लाइसेंस में क्या लिखा हुआ था? कितने साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर रुक जाएं। अब क्या करें? लाइफ 20 साल से 15 साल हो गई है। इज इट एन एरर और इज इट अ चेंज इन एस्टीमेट? मेरे भाई, आम हालात में लाइफ का बदल जाना ये एक चेंज इन एस्टीमेट होता है, लेकिन यहां तो एरर है। हमने चेंज इन एस्टीमेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रेजेंट कंडीशन, 2 बातें पढ़ी थी। अच्छा, चेंज इन एस्टीमेट की डेफिनेशन आपको याद होगी, एडजस्टमेंट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। ये मैंने अभी ऐसे ट्री से बनाया था। एंड एडजस्टमेंट इन द पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। उसकी आगे एक लाइन लिखी हुई थी चेंज इन एस्टीमेट की डेफिनेशन में, वो जाके पढ़िएगा। चेंज इज रिजल्टिंग ड्यू टू प्रेजेंट स्टेटस
और फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्टेटस, यानी करंट ईयर में कुछ मसला आया एसेट में कि बुरा परफॉर्म करने लग गया तो हमने कहा लाइफ कम कर दो, या फ्यूचर ईयर्स में हमें लग रहा है कि ये एसेट बुरा परफॉर्म करेगा तो लाइफ कम कर दो, या अच्छा परफॉर्म करेगा तो लाइफ बढ़ा दो। मुझे बता दें ये प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता चला है, या हमें ये पता चला है पास्ट में लाइफ ही गलत चूज की गई है? पढ़ें। ड्यूरिंग चार इट वॉज डिस्कवर्ड हाउएवर दैट ऑटम हैड परचेज द राइट फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 15 ईयर्स। पता चला सिर्फ ये तो खरीदा ही 15 साल के लिए था। अब भाई ये अभी पता चला है ये। अच्छा, एरर के बारे में ना, एरर की डेफिनेशन दी हुई है, आप खोलें क्या कहते हैं नोट्स, परसों वाले, एक क्लास छोड़ के पिछली वाले, एरर की डेफिनेशन दी हुई है। जी, एरर की डेफिनेशन दी हुई है। प्रायर पीरियड एरर्स, प्रायर पीरियड एरर्स आर omissions or misstatements for one or more prior period because of failure to use information that was available and that could reasonably be expected to have been obtained। जो अवेलेबल थी और अगर थोड़ी हिम्मत करते तो मिल भी जाती। आप बता दें, क्या ये हमें पहले दिन पता था कि लाइफ 15 साल है लीगल, या 2004 में उसने फोन करके बताया कि लाइफ 15 साल है लीगल? पहले दिन से पता था। कैसे कैसे पढ़ें? ड्यूरिंग 4 इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता चला। डेट रिमेनिंग लाइफ, नो 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 नो, डेट ऑटम हैड परचेज द लीगल राइट फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 15 ईयर्स। पता चला ये तो सिर्फ 15 साल के लिए खरीदा था। भाई जो चीज लाइफ ही जिसकी लीगल 15 साल है, उसको अगर पहले दिन से 20 साल पे अमोर्टाइज कर रहे हैं तो इज इट ए एरर? यस, इट इज एन एरर। जी, आई होप बात वाज़ेह होगी। असल में लीगल लाइसेंस ही अगर 15 साल का है तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम इसको 20 साल के ऊपर करें? सवाल में आगे डाटा देख लेते हैं क्या। The following is an extracts of the draft statement of changes in equity for the year ended 31 December 2000. The effect of this information is considered to be material. The tax authorities allow Autumn to cost of rights over a period of 10 years. टैक्स वाले इसको 10 सालों पे अमोर्टाइज करने देते हैं। अच्छा, हमने क्या सोचा कितने सालों पे करना है? और टैक्स वाले, अब बताएं हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ है या सेम बात है? अब इख्तलाफ है तो फिर कौन सा टैक्स राइज होगा इसमें, करंट टैक्स या डेफर्ड टैक्स? Deferred tax. The following is an extract of the draft statement of changes in equity before making any necessary corrections. जी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसने दी हुई है। यकम जनवरी 3, टीसीआई का मतलब क्या है अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस ना हो? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का क्या मतलब है अगर सरप्लस ना हो? फिर 3 का प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर यकम जनवरी 4 पे खड़ा है, 31/12 3 ही होता है ना, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 4 का, और फिर 31 दिसंबर 4 पे खड़ा है। बिल्कुल ये वाले 2 कॉलम इसने मिसिंग किए हैं, ये वाले 2 रोज इसने इसलिए मिसिंग किए हैं, वो तो हमने बनानी है। और ये सारी फिगर्स सही हैं गलत हैं? गलत हैं जी। इस सवाल में और प्रैक्टिस के क्वेश्चन 1 में फर्क बताएं। उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में थे। इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्म में गिवन है। कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। उस सवाल में आपको याद है प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1, 4 सफे पीछे करेंगे खुल जाएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चन 1 में आप देखें जाके प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है और बैलेंस शीट बनी हुई है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सालों का प्रॉफिट मिल रहा है? से यस और नो? क्या बैलेंस शीट से 3 सालों की रिटेन्ड अर्निंग मिल रही है? ओके, नाउ कम बैक। क्या इस सवाल में 2 सालों का प्रॉफिट गिवन है? 270, 370। क्या इस सवाल में 3 सालों की रिटेन्ड अर्निंग गिवन है? 800, 1070, 1440।
तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1 एंड दिस क्वेश्चन। उस सवाल के अंदर जो है वो हमें गिवन था डेटा किस फॉर्म में, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की फॉर्म में। इस सवाल में हमें डेटा किस फॉर्म में गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फॉर्म में। अच्छा, तरतीब क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या बनाती होंगी, पहले क्या बनाती होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता होगा वो कहां लेके जाती होंगी, स्टेटमेंट इन इक्विटी से क्या बनती होगी, बैलेंस शीट बनती होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्ट बैलेंस शीट उस सवाल में गिवन थी, इस सवाल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम गिवन है। देयर आर नो कंपोनेंट्स ऑफ ओसीआई, ओसीआई के कोई कंपोनेंट्स नहीं है, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं। द नॉर्मल टैक्स रेट इज 30% सिंस इंसेप्शन ऑफ कंपनी। ओके, शो द करेक्टिंग जनरल एंट्रीज, रिक्वायरमेंट ए, करेक्टिंग जनरल एंट्रीज करनी है। ओके, डस्टर मंगवा दें, डस्टर। अच्छा, रिक्वायरमेंट आगे क्या पढ़ लें, करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन और बैलेंस शीट। तो ऐसा करें फिर 1.5 सफा छोड़ दें और वर्किंग शुरू करें। जी अच्छा भाई, आप क्या एज्यूम किया करेंगे आईएएस सेट के सवालों में कि हमारे साल भी गलती हुई है या हमारे साल गलती नहीं हुई, बोले बोले, हमारे साल भी गलती हुई है, हमेशा ये एज्यूम किया करेंगे। एक सवाल मैंने आपको कल कराया था पेटेंट्स वाला, पेटेंट ए पेटेंट बी, परसों करवाया था। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर जो है वादे लिखा हुआ था अप टू 12 ये हुआ है, तो इसलिए 13 में गलती नहीं हुई। वरना हमारे आईएएस सेट के सवालों में आपने हमेशा एज्यूम करना है कि हमारे साल में भी गलती हुई है। अच्छा भाई, अब हमारा साल रिक्वायरमेंट में देख लें 4 है, तो खरीदा कब है, 1 में, तो 1, 2, 3, 4। ओके, चलें जी। खरीदने की एंट्री तो सही हुई होगी, मुझे आप ओरिजिनल और रॉन्ग अमोर्टाइजेशन बता दें। ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन बोले, रुपीज इन 1000 में सवाल कर रहा हूं मैं, 600 डिवाइडेड बाय 15, और रॉन्ग 600 डिवाइडेड बाय 20, 30 जी। अमोर्टाइजेशन बोले अमोर्टाइजेशन बढ़ानी है, अमोर्टाइजेशन बढ़ानी है। अमोर्टाइजेशन बढ़ाने की एंट्री इंटेंजिबल भी क्रेडिट कर सकते हैं, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी क्रेडिट कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट जी, स्लैश अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जी। कितने से भाई, 40 से नहीं। सवाल की पहली लाइन पढ़ें, एंड वॉज अमोर्टाइज्ड ओवर 20 ईयर्स, और 20 साल पर अमोर्टाइज हो रहा है जी, 20 साल पर अमोर्टाइज हो रहा है। ओके जी। अच्छा, 2 में भी अमोर्टाइज कितने सालों पे हुआ होगा, हमने कितने पे करना था, 15 पे, तो सही करें इसको, गलती को। अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट।
अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट। जी, अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट। जी, अब टैक्स कौन सा वाला, करंट वाला, डेफर्ड वाला? एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट और प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने की एंट्री। जी 3। भाई डस्टर ला दे, जल्दी जाए। सवाल पढ़े दोबारा। ऑटम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मशीन्स फॉर गेमिंग इंडस्ट्री। एडजस्टमेंट को दोबारा पढ़ा करें 2-3 दफा। 1 जनवरी 2001 को ऑटम लिमिटेड ने एक राइट खरीदा है और राइट को 20 साल पे अमोर्टाइज कर रहे हैं, जो कि इसकी फाइनेट लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ, जितने साल ये फायदा देगा। इसका हमने ये मतलब भी पढ़ा था, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, IAS 38 में क्लास पढ़ा था। एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, कितने साल तक फायदा देता रहेगा। यूजफुल लाइफ की जगह इंटेंजिबल्स में अक्सर लफ्ज लिखा होता है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन। हमारे ख्याल से 20 साल तक ये कैश जनरेट करके देता रहेगा, लेकिन 2004 में पता चला इसका तो लाइसेंस ही 15 साल का था। भाई लाइसेंस अभी पता चला है 15 साल का था या 2001 में ही 15 साल का इशू हुआ था? अभी पता चला है, लेकिन इशू तो पहले दिन से ही वो हुआ था। अगर लाइसेंस वाला सफा नजर पड़ जाता अकाउंटेंट के 2001 में ही, तो ये गलती ही ना होती। जी ये करेक्टिंग जर्नल एंट्री करनी है, करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। जी करेक्टिंग जर्नल एंट्री कैसे होगी भाई? जी भाई इन सबको क्या करना पड़ेगा? कंबाइन, और इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट। जी इसका असूल क्या है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पिक करें और इनकम्स और एक्सपेंसेस को स्किप करें। पिक स्किप अप्रोच। मोहतरम कौन सी अप्रोच? पिक सिप नहीं, पिक स्किप बोलो। हाँ ये नया कॉलेज आया है, पिक स्किप। तो पिक स्किप अप्रोच लगानी है। पिक किसे करना है? एसेट्स को, और स्किप किसे करना है? एक्सपेंसेस को और इनकम्स को। जी इनटेंजिबल को क्रेडिट करना है, इनटेंजिबल स्लैश अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट। इंटेंजिबल क्रेडिट करना है 10 10 10। जी कितने से? 30 से। और डेबिट करना है DTL को, कितने से? 9 से। तो आप फील करें रिटेन्ड अर्निंग पे नेट ऑफ टैक्स असर जाता है। रिटेन्ड अर्निंग पर नेट ऑफ टैक्स असर जाता है। नेट ऑफ टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग बैलेंसिंग 21। इसके ऊपर हेडिंग क्या दी थी एक दिन?
बोले बोले करेक्शन ऑफ 2001, 2, 3 एरर स्टैंडिंग इन 2004। इसलिए इसको कहां हिट किया है? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। और दूसरी को तो बड़ा सिंपल है, दूसरी की हेडिंग क्या बनेगी? करेक्शन ऑफ 2004 एरर स्टैंडिंग इन 2004 जी, एज इट इज पोस्ट कर दें। अमोर्टाइजेशन डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट और डीटीएल डेबिट और डीटीई क्रेडिट जी। थ्री से मोहतरम क्यों मुराकबे में चले जाते हैं? नींद पूरी करके आया करें। जी, कितने लोग 11 बजे सो जाते हैं कि 5 बजे उठ जाएंगे फिर पूरा दिन? हाँ माशाल्लाह। कितने बजे सोए थे? 11 बजे और उठे 5:30 बजे, तो फिर की नींद आ रही है? ओके, चलें जी। सेकेंड रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑटम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप ये ना नोट देके आइएगा, इट इज नॉट एरर, इट इज एस्टीमेट, सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग नोट। तो ये एरर ही है, ये एस्टीमेट नहीं है जी हजरात। साथ वाले हजरत को भी मुतवज्जे कर दें। नहीं, इस तरह नहीं जी। पॉइंट नंबर 9, नोट नंबर 9, एरर करेक्शन नोट जी। कितने हजरात ने जाके अकाउंटिंग पॉलिसीज किसी ऑर्गेनाइजेशन की देखी पब्लिश 3-4 सफ़ों पे? किस किस की पॉलिसी समझ आई आपको? किस किस की पीपीई की पॉलिसी थोड़ी थोड़ी समझ आई पड़ी? पैकेजेस कंपनी में किस किस की पॉलिसी पड़ी? पीपीई की पड़ी, इंटेंजिबल्स की पड़ी, डेफर टैक्स की पड़ी, थोड़ी बहुत। अच्छा ठीक है, आपने कौन सी पढ़ी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी उनकी पढ़ी। चेंज इन पॉलिसी मैं नहीं चाह रहा आप ढूंढें, आपने बस ढूंढना है कि पॉलिसीज होती क्या हैं और उनको लिखा कैसे जाता है। तो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज जाके डाउनलोड कर लें, कर ही ले आज। एरर करेक्शन नोट जी, इंग्लिश लिख लेंगे खुद ही। ऑटम लिमिटेड bought a right and it was being amortized over finite life of 20 years. However, in 2004 it was discovered that it had purchased the legal right for a period of only 15 years. ये सारा लिखेंगे। ये सारा लिखने के बाद इफेक्ट ऑफ बोले करेक्शन ऑन relevant line items of financial statement is as follows. स्टेटमेंट चेंज इक्विटी की जगह बिल्कुल नोट्स आएगा, बजा फरमाया पे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके चलें जी। अच्छा आप हजरात भी परेशान हो रहे थे, ये स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में हो गया रहा है। चलें जी, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई, आइटम्स अफेक्टिंग एसओएफपी। नोट करें जल्दी।
अच्छा, एक और चीज आई कैप कर रहा है, अगर आप वो करना चाहें तो बेहतर है, उसमें कोई हर्ज नहीं। देखें इधर आइटम अफेक्टिंग एसओसीआई में क्या जाना है, पहले ये जरा बता दें। अमोर्टाइजेशन और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आइटम अफेक्टिंग एसओएफपी में क्या जाना है, इंटेंजिबल्स और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और आईकेप क्या काम कर रहा है अपने सॉल्यूशंस में, एक और काम कर रहा है, इधर देखें, आप भी कर दिया करें। वो यहां हेडिंग देता है एसेट्स इंटेंजिबल, लाइबिलिटीज डीटीएल, इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग्स, ताकि यूजर को इतना भी ना ढूंढना पड़े कि इंटेंजिबल कहां पड़े हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसे पता हो इंटेंजिबल एसेट्स में पड़े होते हैं। डीटीएल को लाइबिलिटी कहते हैं। ये तो बैलेंस शीट ही बन गई तकरीबन, बैलेंस शीट में इस तरह हेडिंग्स आती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी। तो आईकैप ये एक्स्ट्रा काम भी अपने सॉल्यूशंस में कर रहा है, बेहतर है कर दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, चलें भाई बताएं। आप हजरात हैंड रिटन नोट्स खोलें, बांटे गए थे भाई को, कॉपीज बची नहीं है तो ले आए, ये कुछ के पास नहीं होंगे। हाँ जी, टीए के पास पड़े होंगे, बची हुई है तो ठीक है वरना नहीं जी। हैंड रिटन नोट्स खोलें, बांटे गए थे, सैटरडे को ही बांटे गए थे पिछली क्लास में। जी जी भाई, किसके पास नहीं है हाथ खड़ा रखे। और हाथ, ओ तेरी खैर, कहाँ गए कहाँ गए, अभी ला रहे अगर आ गए तो आया करो रोजाना, जिनको नहीं मिले उनको कह रहा हूं जी। हैंड रिटन नोट्स में खोलें पेज नंबर 4। नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों के पास नहीं है? एक कॉपी और ला दें, मिल गई है, रहने दो भाई, मिल गई है जी। IS 8 डिस्क्लोजर्स डिस्कशन, एज्यूम करंट ईयर इज 2019। अच्छा भाई, चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाते हैं। चेंज इन पॉलिसी का नोट, चेंज इन पॉलिसी नीचे देखें दो सूरतों में होती है, रिक्वायर्ड बाय IFRS और अगर मैनेजमेंट मुनासिब समझे बेटर प्रेजेंटेशन के लिए तो SOCI का नोट बनेगा अगर हमारा 19 का साल है, 19 और 18 का, और बैलेंस शीट का नोट बनेगा 19, 18 और 17 का। सफे के टॉप पे है ना, 19, 18 और 17 का। और जब एरर को करेक्ट करेंगे तो नोट बनेगा सिर्फ 19 का उड़ जाएगा, पेज नंबर 4, सिर्फ 19 का उड़ जाएगा। 19 का जब उड़ेगा तो फिर पीछे रह कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 18 का और बैलेंस शीट में बोलें 18 और 17 का। चेंज इन एस्टीमेट का नोट हमने आज करना है आखिर में, वो फिर देखेंगे जी। अब मुझे बता दें, आपको देख के क्या पता चला कि चेंज इन पॉलिसी और एरर के नोट में क्या फर्क है। अगर चेंज इन पॉलिसी के नोट में आप 19 पे अपनी उंगली रख दें तो पीछे क्या बचा, एरर करेक्शन का नोट, ठीक है। तो अब बता दें एरर करेक्शन का नोट किस साल का नहीं बनता, और चेंज इन पॉलिसी का नोट करंट ईयर का भी बनता है। तो असूल ये है कि अब आपने याद पता है क्या करना है कि चेंज इन पॉलिसी में प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साल का बनता है नोट और बैलेंस शीट का 3 का बनता है, ये याद करना है। और एक एक साल माइनस कर देना है जब किसका नोट बनाना है, एरर का। तो उसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल का नोट बच जाएगा और बैलेंस शीट में 2 सालों का नोट बच जाएगा। क्लियर? इसमें चेंज इन एस्टीमेट का नोट भी दिया हुआ है, वो फिर मैं आपको बता दूंगा जी। ऊपर देखें, हमारा साल कौन सा है,
4। आम हालात में क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस 2 साल का और बैलेंस शीट 3 साल, लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी के केस में करते हैं, लेकिन इस सवाल में एरर है बस। तो 4 का उड़ा देते हैं, तो पीछे जो है वो ये आपके सामने बच गए। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में बड़ी आसानी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 3, आई एम नॉट सपोज टू रीस्टार्ट, मुझे रीस्टार्ट की जरूरत नहीं। 3 मीन्स ओनली 3 फॉर द ईयर, नॉट एज ऑन, फॉर द ईयर। चलें जी, अमोर्टाइजेशन को 10 से बढ़ा दो, क्या लिखूं, इंक्रीज इन अमोर्टाइजेशन। डेफर टैक्स एक्सपेंस को 3 से कम कर दो, डिक्रीज इन डेफर टैक्स एक्सपेंस जी 3। अच्छा, पैट इधर ही निकाल लेते हैं, इधर देखें, देखा करें अप्रोच, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितने से, 7 से। चलें, क्या ही बेहतर हो कि अगर आप रोजाना आया करें और टाइम पे आया करें। कल से एथिक्स शुरू होंगे, क्या करें भाई, सिलेबस बहुत बड़ा है, फिर कोशिश की जा रही है इतवार कम से कम बुलाया जाए, अभी तक इतवार को नहीं बुलाया गया। ओके, जी 2002 का नोट बनाने, 2002 का नोट जी हजरात। 2002 का नोट बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, दो का नोट बनाने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू रीस्टार्ट, रीस्टार्ट फ्रॉम व्हाट, 1। 2002 का नोट बनाने के लिए आप 4 से नहीं शुरू करेंगे, 2002 पे आप खड़े हैं तो कौन से साल खत्म हो चुके हैं, 1 और 2, ठीक है जी। अब ये फिगर्स जो आ रही हैं, मैं इनकी कैलकुलेशंस यहां पे लिख रहा हूं, जो फिगर्स आ रही हैं मैं इनकी कैलकुलेशंस यहां पे लिख रहा हूं जी। चलें जी, स्टार्ट करवाएं। 2002 इंटेंजिबल्स, भाई लेजर लाइट ला दो। 2002 इंटेंजिबल्स को क्या करें, 10 से रीस्टार्ट, ये यहां से 10 से कम करें, तो ओवरऑल किससे कम करें, 20 से कम करें, ठीक है जी। ऐसे ही समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 10 जमा 10 सब नोट कितने से कम कर दें, 20 से जी। इधर देखें, बस असूल ये सुन लें, 2 में खड़े हैं ना, तो फिर शुरू से शुरू करना है। 2 में DTL शुरू से शुरू करें, 3 + 3 हाउ मच, 6। ऐसी लिख रहा हूं ताकि पता चले फिगर कैसे निकली है, 3 + 3 6 जी भाई। DTL में क्या आ गई, डिक्रीज आ गई, और इंटेंजिबल में बोले डिक्रीज आई है, ओके। और DTL में, DTL डेबिट हुआ है, डिक्रीज, जागते रहना भाइयों जी। कितने से, 6 से, ओके। रिटेन्ड अर्निंग सी
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? माइनस. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जी x इज इक्वल टू -14. रिटेन्ड अर्निंग को 14 से कम कर दो. चलें जी, अगला आप खुद ही कर लें. हाँ, वो आई कैप को ईमेल करें, फिर मैं बताऊंगा. ये पढ़ लें. जरूरी नहीं है. हाँ, वो बस जरूरी नहीं है. मैं यूज. ओके. अच्छा भाई, now come on 2003. If I am standing in 2003 and if I am supposed to restart, then I will restart from 2001. 2001 से रीस्टार्ट करूंगा. जी मोहतरम, 2001 से रीस्टार्ट करते हुए मुझे बताएं व्हाट आई एम सपोज टू डू. इंटेंजिबल्स, अब ज़बानी बताएं बस. बोले इंटेंजिबल्स 30 से कम हो गए, डिक्रीज. आई एम स्टैंडिंग हेयर 2003, मुझे रीस्टार्ट करना है. 3 3 और 3. अच्छा, ये मत सोचिएगा कि जी वो तो 2002 के एंड पे आपने 1 और 2 की गलती सही कर ली थी. सुने, 2 के एंड पे खड़े होके अभी हमने 1 और 2 की गलती सही कर ली थी. अब 3 के एंड पे खड़े होके दोबारा 1 2 की भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा 3 की भी कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है भाई. जब 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गई होंगी तो उसमें ये 2 साल की गलती मौजूद थी, और जब 3 की प्रिंट करा के गई होंगी तो उसमें 3 साल की गलती मौजूद थी. तो उसको उसी तरह सही करना है. तो बैलेंस शीट में आपने रीस्टार्ट हमेशा किया करना है. देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल. और प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ किसको देखना है? फॉर द ईयर. और बैलेंस शीट में 2 का बनाते हुए 1 2 को, और 3 का बनाते हुए 1 2 और 3 को. जी, DTL 9 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है. जी, रिटेन्ड अर्निंग पे बता दें क्या फर्क पड़ेगा. एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस -30 -9. एक्स इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग में क्या आ गई? डिक्रीज. ओके. कोई खास ऐसा चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है ये, लेकिन इस सवाल के अंदर एक ये क्वालिटी है कि सारी पुरानी बातें रिवाइज हो रही हैं. सारी पुरानी बातें रिवाइज हो रही हैं और पता चल रहा है एरर करेक्शन नोट कैसे बनता है, किस साल से शुरू करना होता है, कैसे रीस्टार्ट करना होता है. तो
बहुत सी बातें आपको पता चली। एक बात आपको ये याद आई कि एरर करेक्शन में करंट ईयर का नोट, पहली बात ये पता चली। दूसरी बात, पीछे बचेगा 3 का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसके लिए सिर्फ 3 को देखना है। पीछे बचा 3 और 2 का बैलेंस शीट का, तो उसके लिए 2 का बनाते हुए 1 और 2 को, और 3 का बनाते हुए 1, 2 और 3 को, यानी 2 का बनाते हुए भी रीस्टार्ट और 3 का बनाते हुए भी रीस्टार्ट। ओके, नेक्स्ट। अगली रिक्वायरमेंट भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यू हैव 2 minutes, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं। भैया वो करो काम जो कहें आप जी। व्हाट्सएप सुनो, अपना सुनो, जो सारे काम पेंडिंग थे वो करो जाके कर। भाई कल क्लास मिस नहीं करनी, एथिक्स शुरू होने हैं और उम्मीद है परसों से कंसोलिडेशन शुरू होगी। तो एथिक्स में से 7-8 नंबर का सवाल आ जाता है, पिछली दफ़ा भी नहीं आया, तो उम्मीद है इस दफ़ा तो। ओके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी बोले। ऑटम लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004। जी क्या तरीका होता है? अच्छा उसने टीसीआई लिखा तो आप भी टीसीआई लिख दें फिर, ठीक है। टीसीआई 2003, टीसीआई 2004, क्लोजिंग 31 दिसंबर 4, क्लोजिंग 31 दिसंबर 3, क्लोजिंग 31 दिसंबर 2, क्लोजिंग 31 दिसंबर 2, रिपीट। इफेक्ट ऑफ करेक्शन
ऑफ एरर, एरर करेक्ट करने का इफेक्ट। जी मैंने आपको कहा है इस फिगर को बुलाया करें, इसको बुलाया करें, इसको बुलाया करें। ये गलत बताएं 31/12/2002 का 800, इसको बुलाएं 2370। तो ये 3 अनएडजस्टेड फिगर होती हैं विच वी आर सपोज टू कॉल। ओके अब पोस्टिंग करा दें। तरतीब से इधर से चल पड़ते हैं ताकि वो गलती ना हो। चार की गलतियां 4 में सही करें। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, और इधर देखें एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है +3। सिमिलरली 3 की गलतियां यहां पे, जी 1 2 2000 99 98, इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर का ओपनिंग। इसका नाम सुने, पेपर में कभी नाम आ गया प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, इसी क्या कहते हैं? ये हमारे साल का ओपनिंग नहीं है, ये हमारा साल 4 है, हमारे साल का, ये हमारे साल का, और ये दोनों तो एक ही चीज है। ये हमारे साल का ओपनिंग, और ये प्रीवियस ईयर का ओपनिंग। प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? वो इस साल और पिछले साल वाली नहीं होती, वो उससे भी पुरानी होती हैं। प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं? इस साल की नहीं होती, पिछले साल की नहीं होती, पुराने सालों की होती हैं। प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी नहीं पड़ा हुआ, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी नहीं पड़ा हुआ। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो हमें अलग से ऐड करना पड़े, तो प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में ना इस साल का प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना पिछले साल का, बल्कि पिछले सालों का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। जी ये जो आखिर में बच गए हैं 10 नहीं बस एक एक एडजस्टमेंट को पोस्ट करें, नजर आए पोस्ट करती हूं जी। -14 786 263 10 363 जी 1 1 2। जी ये करंट ईयर है, इसके साथ नहीं लिखना जी। इसके अच्छा ये जो नोट बनता है ना, नोट एरर करेक्शन का नोट में कहीं नहीं रीस्टेटेड आता, ये रीस्टेट हुई है क्योंकि यहां 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है रीस्टेटेड। 3 जगह रीस्टेटेड आया। सवाल में क्या एरर है? आप बस रुपीज बताने, रुपीज इन 1000 है। हाँ अब पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, रुपीज इन 1000। चलें जी, रिटेन अर्निंग तो निकला ही, बैलेंस शीट बनाना आपके जो है वो लेफ्ट हाथ की गेम है। ये मुहावरतन कहा जाता है, सुन्नत तो दायां हाथ ही इस्तेमाल करना है। चलें जी, आपके बाएं हाथ की गेम है, जल्दी करें बैलेंस शीट बनाना।
जी बैलेंस शीट बनाए जल्दी। कुछ रजिस्टर्स पे मेरी नजर पड़ी है, उन्होंने इनटेंजिबल्स 20 रुपए के शो किए हुए हैं, हालांकि 600 रुपए के तो खरीदे थे। इनटेंजिबल्स उन्होंने 20 रुपए के शो किए हुए हैं। 20 साल दूर की बात, तीसरे चौथे साल ही इन्होंने तकरीबन फुली डेप्रिशिएट करा दिया है। जी, इस सवाल और प्रैक्टिस के क्वेश्चन 1 में फर्क बता दें, फिर आगे चलते हैं। अजीब सी बात है ना, इनटेंजिबल 20 रुपए के आ रहे, 30 रुपए के आ रहे, 40 रुपए के आ रहे, और इनटेंजिबल खरीदे ही 600 के हैं। फिगर्स उठा लेते हैं पहले। साथ वाले को आप फर्क बताएंगे ना प्रैक्टिस के क्वेश्चन 1 में और इसमें, फिर उसे बात समझ आनी है। जब तक आप फर्क नहीं बताएंगे ना इस क्वेश्चन और प्रैक्टिस के क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन के डाटे में मसला है, क्वेश्चन के डाटे में फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों सवालों के डाटे में। जी, बैलेंस शीट कितने सालों की बनती है भाई? पहले दिन बताया था 3 सालों की, 2004, 2003 और 2002। करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड नहीं आना। जी, बैलेंस शीट में कोई ऐसी बात नहीं है, बैलेंस शीट में कोई ऐसी बात नहीं है। नोट मैंने कहा था करंट ईयर का नहीं बनता, बैलेंस शीट फिक्स रूल्स थे वो मैंने आपको दे दिए थे। नोट करंट ईयर का नहीं बनता, बैलेंस शीट करंट ईयर के यूजर को नहीं देंगे, यूजर कहेंगे फिर दिया क्या, तो नोट सिर्फ नहीं बनना। नोट असल में वजह यह है कि नोट में हुई होती है एरर। अब हम यूजर को बताएं कि यार एरर हमारे से हुई थी, हमने सही कर दी, वो कहेगा यार बताना ही नहीं था। तो बैलेंस शीट जरूर बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, नोट नहीं बनाना। नोट इंटेंजिबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और रिटेन्ड अर्निंग्स। जी, 1412 1049 786। ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू मेरे भाई, इस सवाल में मसला था इंटेंजिबल और डीटीएल के अनएडजस्टेड बैलेंसेस बैलेंस शीट की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये सवाल में मसला है जिसकी वजह से ये सवाल करवाना था, वरना इतना आसान सवाल आखिरी क्लास में कराने की कोई लॉजिक नहीं बनती। सवाल में लिखें इनटेंजिबल्स और डीटीएल के अनएडजस्टेड बैलेंसेस
मिसिंग है, और रिटेन्ड अर्निंग का अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन है। रिटेन्ड अर्निंग का गिवन है डीटीएल एंड इंटेंजिबल, अनएडजस्टेड बैलेंस इज मिसिंग, आगे लिखें रिटेन्ड अर्निंग अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन, रिटेन्ड अर्निंग का अनएडजस्टेड गिवन है। जी खोल के देखें प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1। मुझे बताएं प्लांट के अनएडजस्टेड बैलेंसेस गिवन है। आपको पता है अनएडजस्टेड बैलेंसेस में रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें तो एडजस्टेड आ जाता है। ये अप्रोच पता है आपको, अनएडजस्टेड बैलेंसेस में रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें तो एडजस्टेड आ जाता है। अच्छा नजर मारें सीटीपी के भी अनएडजस्टेड गिवन है। अनएडजस्टेड सीटीपी में एडजस्टमेंट्स पोस्ट करें, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करें तो एडजस्टेड आ जाता है। इस सवाल में आ जाए तो इस सवाल में लिखें बड़ा सा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स आर मिसिंग। उस सवाल में मिसिंग नहीं थे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स आर मिसिंग, और उसी की वजह से आपने क्या लिखा है कि वो क्या कहते हैं इंटेंजिबल का भी मिसिंग है और डीटीएल का भी मिसिंग है। तो जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मिसिंग है तो इंटेंजिबल और डीटीएल तो मिसिंग है ना। अब बता दें मेरे भाई क्या करें। दो अप्रोचेज हो सकती हैं। एक लेंथी अप्रोच है। लेंथी अप्रोच पता क्या है, इनटेंजिबल और डीटीएल का अनएडजस्टेड बैलेंस निकालें अकाउंटेंट वाला, और फिर उसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट कर दें। ये आपको बड़ा आई कैचिंग लगेगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। आई कैचिंग इसलिए लगेगा कि आपको आदत पड़ी हुई है रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करने की, लेकिन पहले गलत बैलेंस निकालने के लिए ख्वारी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना ऐसा करें कि कॉस्ट पकड़ें और कॉस्ट में से सही वाली अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। जब आप कॉस्ट में से सही वाली अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे तो यू विल गेट इंटेंजिबल का करेक्ट बैलेंस। तो ये कितना आसान तरीका है, ये कर लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट तो अवेलेबल है ना, कॉस्ट अवेलेबल है। कितने का खरीदा है भाई? 600 का। 2004, 2003, 2002 जी कितने का खरीदा है? 600 का। एक साल की ना, वहां नहीं देखना। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज में नहीं पोस्ट कर रहा। 2002 के एंड पे मैं खड़ा हूं तो कितने साल डेप्रिशिएट हो चुके? 1 और 2। एक में कितना डेप्रिशिएट? ओरिजिनल 40, वो जो मैंने निकाल के मिटा दी थी 40, और इधर इंटू 3 कर दें, ये जैसे भी जी। ठीक है जी। 600 माइनस 80, 440। और मेरे भाइयों, आपको तो ये सोचना चाहिए था कि आप बैलेंस शीट में 20 शो नहीं कर रहे, बैलेंस शीट में -20 शो कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंजिबल क्रेडिट हो रहा था। तो आपको तो फिर -20 शो करना चाहिए था, और वो पता नहीं क्या चीज थी। तो बताएं सवाल में, why I cannot post the rectifying? I have used this. Okay, watch here, you man, please, you man having hairs. जी इधर से इधर तक देखें, ये सारी की सारी जितनी वर्किंग है मैंने इसको यूज किया है, लेकिन ये वर्किंग आके फेल हो गई है। ठीक है, ये वर्किंग आके क्यूएम में फेल हो गई। जब बैलेंस शीट बनाने लगे तब ये वर्किंग फेल हो गई। ये वर्किंग क्या कहती है भाई, मैं बैलेंस शीट नहीं बनवा के दे सकती। अगर मैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज हूं, मुझे अनएडजस्टेड बैलेंस दो, मांगो दो मुझे अनएडजस्टेड बैलेंस, और मुझे यूज करो। हमने कहा अनएडजस्टेड हमारे पास है नहीं, प्लीज फिर मेरी तरफ ना आना, फिर मुझे आप क्यों लिफ्ट करा रहे हो? या तो अनएडजस्टेड बैलेंस लेके आओ, अनएडजस्टेड बैलेंस में रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करो। अगर अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं है तो फिर क्या करें? फिर ओरिजिनल कॉस्ट को पकड़ लेते हैं और उस वो डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देते हैं। क्लियर होगी बात? समझ आई बात? हाथ खड़ा करते हैं, समझ आ गई बात? कॉस्ट में से। अच्छा, अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बजिद हूं, मैं तो अनएडजस्टेड बैलेंस में रेक्टिफाइंग एंट्रीज ही पोस्ट करनी है, तो फिर बड़ा लंबा काम था।
2002 का अनएडजस्टेड बैलेंस कैसे निकलता? 600, पहले एक लंबा काम करना पड़ता, -30, उसने 30 डेप्रिशिएट किया था ना, इज इक्वल टू 540। ये अनएडजस्टेड बैलेंस होता, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूं। अब 2002 में कितनी दफा डेप्रिशिएट हो चुका है? 2 दफा। इस अनएडजस्टेड बैलेंस में मैं कौन सी एंट्री पोस्ट करता? रेक्टिफाइंग, -10। अब यूज कर लो, अब क्योंकि बैलेंस अनएडजस्टेड वाला आ गया, अब यूज कर लो -10, सॉरी -10 जी, 540 -20, 520। अब बता दें कौन सा बेहतर तरीका है? अनएडजस्टेड निकाल के उसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करना या कॉस्ट में से ओरिजिनल डेप्रिसिएशन माइनस करना? जी हाथ खड़ा करें, अकाउंटिंग खुलती जा रही है। अच्छा, तो अगर अनएडजस्टेड फिगर गिवन है तो उसमें क्या पोस्ट करें? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। और अगर अनएडजस्टेड फिगर गिवन नहीं है तो कॉस्ट में से ओरिजिनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। जी नाउ DTL, अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन नहीं है, अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन नहीं है DTL का। जी कैरिंग अमाउंट, deferred tax liability as on 31/12/1, 31/12/2। वैसे हम ना हर साल की वर्किंग अलग अलग करते थे, लेकिन मैं इकट्ठी कर रहा हूं इस सवाल में। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस टैक्स, ये वर्किंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि अनएडजस्टेड बैलेंसेस नहीं है। जी कॉस्ट पकड़ें, कॉस्ट। पहले मुझे आप डेप्रिसिएशन बता दें। अकाउंटिंग वालों की ओरिजिनल और टैक्स वालों की ओरिजिनल। अकाउंटिंग वालों की ओरिजिनल डेप्रिसिएशन बता दें, 600/15, बटा कहते हैं ना आप लोग। टैक्स वालों की 600/10, 60 और 40। ये है अकाउंटिंग वालों की टैक्स वालों डेप्रिसिएशन। अब पकड़ें 600 को, 600 में से माइनस करें 40, कैलकुलेटर ना पकड़ें। 560 में से माइनस करें 40, 5, इसमें से फिर माइनस करें 40, फिर माइनस करें 40, 4, 40। 600 में से 60 माइनस करें, 540, 540 में से 60, 420, 360। नो चले जी, इसी चला दे भाई। रिमोट मंगवाएं, गुलबर्ग से मंगवा लें, जल्दी करें। मैन छेती छेती। जी 2 रोज आखिरी, सेकंड लास्ट या लास्ट रो में से शादी के लिए उठ के चले गए थे 8:30 बजे। कौन उठ के गया था? आप दोनों गए थे? सुबह सुबह 9 बजे शादी थी। कहाँ? यहां से कितना फासला है? 6 घंटे का। दोपहर की थी शाम की? दोपहर की 3 बजे। इतने लेट पहुंच गए थे टाइम पे? तो 9 बजे चलते 3 बजे पहुंच जाते।
और फिर शामों शाम वापस भी आए। सलूट, ऐसे लोग चाहिए, बाकी जाएं। जी, डिफरेंस ये टीटीडी था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जी, ये कैरी डाउन्स हैं या ये डीटीई है? अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट को कंपेयर किया है या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर किया है? कैरिंग अमाउंट और, तो फिर ये कौन से टैक्सेस आए हैं? क्लोजिंग बैलेंस। जी बोले। 20 नहीं, हम चली ओरिजिनल से रहे हैं ना, हम चली उससे रहे हैं, हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट से नहीं कर रहे। अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करें तो रीस्टार्ट करेंगे, हम तो ओरिजिनल बैलेंसेस से चल रहे हैं। बिल्कुल बैलेंस शीट बनाते हुए भी रीस्टार्ट करते, लेकिन अभी हम चल ही किससे रहे हैं? ओरिजिनल फिगर्स से। भाई इस कैलकुलेशन से ना परेशान ना हो, कुछ लोग मुझे लग रहा है परेशान हो रहे हैं। ये कैलकुलेशन हम, पता है, इधर देखो भाई, ये कैलकुलेशन हम हर साल की अलग अलग करते थे, वो मैंने इकट्ठी कर दी है। हम पता क्या करते थे? हेडिंग देते थे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/1, फिर ये सारी चारों आती थी। फिर लिखते थे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/2, फिर दोबारा लिखते थे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और डिफरेंस। तो क्योंकि एसेट ही एक है, इसलिए 4 वर्किंग्स की बजाय 1 वर्किंग कर लिया। ऐसा करना क्यों पड़ा ये बता दें? क्योंकि हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन सवाल में क्या नहीं गिवन था? अनएडजस्टेड फिगर्स। इसलिए अनएडजस्टेड फिगर्स गिवन ना होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। जी निकालें हैंड रिटन नोट्स। बैलेंस शीट में 2 जगह रीस्टेटेड लिखा है, 3 के साथ और 2 के साथ। ये कैरिड ऑन आए हैं, फॉर द ईयर नहीं आए। पेज 1 आंसर पर सफा रख दें, 7 वाले से हैंड रिटन नोट्स लेके आंसर पे रख दें। क्वेश्चन 1, कॉस्ट एसेट की बोलें जी, कॉस्ट 100 रुपया, लाइफ 5 years, डेट ऑफ परचेज इन 12, टोटल लाइफ इज रिवाइज टू, टोटल थी कितनी? 5, टोटल थी कितनी? 5। अब टोटल बढ़ गई, टोटल किस पे चली गई? 6 पे। जरा सोच के बताएं, अगर टोटल 6 पे चली गई तो 12 में अंदाजा बदला है,
तो 10 और 11 में पुराने तरीके से डिप्रिशिएट होगा, नए तरीके से? पुराना। अगर 10 और 11 में पुराने तरीके से डिप्रिशिएट होगा तो मुझे बताएं जिस वक्त लाइफ बदली कितने साल गुजर चुके थे? 12 में खड़े होकर हम एस्टिमेट रिवाइज करने लगे हैं। इफ आई एम स्टैंडिंग इन 12, तो 10 और 11 में एसेट क्या हो चुके हैं? डिप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बता दें 10 और 11 में डिप्रिशिएट हो चुके हैं, कितने साल डिप्रिशिएट हो चुके हैं? टोटल कितनी लाइफ हो गई है? आप बता दें फॉर्मूला में रिमेनिंग कितनी लेंगे? दोबारा पढ़े। खरीदा कितने का? जब खरीदा उम्र 5 साल, खरीदने का साल 2010। कब अंदाजा बदला? जिस साल अंदाजा बदला उस साल खड़े होके बताएं कितने साल डिप्रिशिएट हो चुके हैं? 2010 और 2000। जब 10 और 11 के अंदर ये एसेट डिप्रिशिएट हो चुका है तो टोटल लाइफ इसकी कितनी है? 6 साल। 6 में से 2 माइनस करें, अब बकाया साल कितनी रह गई है? 4 साल। तो 12 में खड़े होकर जब डिप्रिशिएट करेंगे किस बुनियाद पे करेंगे? 4 साल की बुनियाद पे। इधर देखें सारे, ये काम पेपर में नहीं करना, ये समझने के लिए कर रहा हूं ऐसे ही। ये समझने के लिए 2010, 11, 12, 13, 14। ओरिजिनल अंदाजा क्या है? कितने साल चलेगा? 5 साल। लेकिन लाइफ रिवाइज हो गई। रिवाइज होके टोटल ईयर्स कितने हो गए? 6। क्लियर? अच्छा जी, अगर मैं ओल्ड एस्टीमेट पे रहूं, जो कि इजाजत नहीं है, अगर मैं ओल्ड एस्टीमेट पे रहूं तो मुझे बता दें कैसे डेप्रिसिएशन निकलेगी? 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20 20 20 20। नजर मारें, ये फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा 5 सालों में। दिस इज माई डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओल्ड एस्टीमेट, बट इट इज नॉट अलाउड। हाँ, फॉर दिस ईयर 20 इज ओके, फॉर दिस ईयर 20 इज ओके। पेपर में आपके लिए रेलिवेंट सिर्फ ये वाला साल होगा। पेपर में आपके लिए रेलिवेंट ये वाला साल होगा जिस साल अंदाजा बदला। इस साल बता दें डेप्रिसिएशन के, ये समझ आ रहा है सारा? 20-20, ये भी 20-20 पुराने एस्टीमेट के मुताबिक 100 डिवाइड बाय 5। इधर बता दें कैसे करेंगे? कितने का खरीदा? 100 का। 100 माइनस 20 माइनस 20, क्या WDV एट द टाइम एस्टिमेटेड रिवाइज? 60। फॉर्मूला क्या बनेगा? 60 माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। कितना आ गया? 15 माइनस 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 15। क्लियर? समझने के लिए माइनस साइन यूज किया ताकि पता चले ये डेप्रिसिएशन है। जी, मुझे ये बता दें आपकी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी? इस साल की, बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली, इट इज एडजस्टेड। 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी डेप्रिसिएशन जाएगी? 13 में, 14 में, 15 में, 15। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द नोट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। इस डाटा से हमने नोट बनाना है चेंज इन एस्टीमेट का। ठीक है, ये फ्यूचर ईयर्स का डाटा आपने पेपर में इस तरह बनाया नहीं करना, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, इसको ऐसे बनाया नहीं करना। ओके, आप हेडिंग देंगे नोट नंबर 7, चेंज इन एस्टीमेट इन 2012 द लाइफ इज revised from 5 to 6 years। ठीक है जी? ओके, सवाल की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर नोट। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नोट। अच्छा जी, देखें इधर, अगर पॉलिसी होती ना, पॉलिसी, तो हम 10, 11, 12 का भी अपने साल का भी नोट बनाते। अभी दिखाया आपको, अभी बताया। अगर एरर होती
तो 10 और 11 का बनाते, 12 का ना बनाते। एस्टीमेट में बड़ा अजीब नोट बनता है, उसमें 10 और 11 का कोई नोट नहीं है। क्या नोट बनाना, डेप्रिसिएशन वही है, वो तो प्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट, तो रिट्रोस्पेक्टिव तो एडजस्टमेंट ही नहीं। तो अगर एस्टीमेट में एडजस्टमेंट ही प्रोस्पेक्टिव है तो नोट भी प्रोस्पेक्टिव है। तो एस्टीमेट का नोट हैज नथिंग टू डू विद द पास्ट, बिकॉज यू से नथिंग हैज हैपेंड इन पास्ट, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड इन पास्ट, जस्ट चेंज द करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। तो अब नोट की हेडिंग होगी प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। अभी मैं देखता हूं इंक्रीज लिखना है डिक्रीज लिखना है, और प्रॉफिट ऑफ ना फ्यूचर ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और प्रॉफिट ऑन फ्यूचर ईयर्स। जी बी ये कौन सा एस्टीमेट है, ओल्ड एस्टीमेट। ये कौन सा एस्टीमेट है, इस साल प्रॉफिट पर कितना फर्क पड़ा एस्टीमेट के बदलने से। अगर पुराना एस्टीमेट होता तो डेप्रीशिएट कितना होता, नए एस्टीमेट की बुनियाद पर डेप्रीशिएट कितना हो रहा है। एस्टीमेट बदलने से डेप्रीशिएशन कम, बताएं 5 से क्या फर्क पड़े। एस्टीमेट बदलने से डेप्रीसिएशन कम होने से, ओके अपने समझने के लिए ना ऐसे वर्किंग सी कर लिया करनी है, रफ वर्किंग। जी मुझे बताएं 2012 में डेप्रीसिएशन 5 से, ये अपने समझने के लिए करना है। डेप्रीसिएशन पानी क्रेडिट डेबिट ना बोलो, ज्यादा कम बोलो। पुराने एस्टीमेट की 20 थी, नए की 15 है, तो डेप्रीसिएशन को 5 से क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डेप्रीसिएशन कम होने से इस साल का प्रॉफिट भी 5 से बढ़ जाएगा। अच्छा ये बनता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे टैक्स का इफेक्ट देना जरूरी नहीं है, पीबीटी, खाली पीबीटी काफी है, इसलिए मैंने टैक्स की एंट्री नहीं की। ओके पीबीटी ऑफ करंट ईयर, बता दें पीबीटी ऑफ करंट ईयर पे क्या फर्क पड़ा है। 12 इज करंट ईयर, ठीक है जी। बट इज द इफेक्ट ऑन पीबीटी ऑफ करंट ईयर, प्लीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इंक्रीज। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन, पुराने एस्टीमेट के मुताबिक कितनी है 20। अगर 20 वाले डेप्रिसिएशन को मैं 15 पे ले जाऊं तो मैं डेप्रिसिएशन क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट, 12 का प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, क्या लस लिखूं, इंक्रीज। इधर नहीं होता आइटम अफेक्टिंग एसओसी या एसओएफपी, ऐसी कोई हेडिंग नहीं। जी बोलें 5। अब किसका नोट देना है, फ्यूचर ईयर्स का। 2013 2014 एज ऑन, पता नहीं कितने सालों, ये कौन से ईयर्स हैं, फ्यूचर ईयर्स, एस डाला मैंने एंड पे, फ्यूचर ईयर्स। फ्यूचर ईयर्स का नोट बनाने का एक है लेंथी तरीका, वो क्या, पुरानी 40 नई 45, 40 से 45 पे ले जाओ तो डेप्रिसिएशन 5 से बढ़ गई। ये लेंथी तरीका है, ये लेंथी तरीका है। इसके लिए अगर 50 साल का सवाल होगा तो आप लगे रहेंगे 15 16 17, ये लेंथी तरीका है। इस तरह नहीं सोचना, ये मैंने लॉजिक आपको बताई है, वैसे इस तरह नहीं सोचना, ये पेपर में बनाना ही नहीं, लेकिन समझने के लिए बनाया था, ठीक है। अब फ्यूचर ईयर्स पे इंपैक्ट आपने इस तरह नहीं सोचना, फ्यूचर ईयर्स पे इंपैक्ट इसका रिवर्स हुआ करेगा, बस सिंपल। फ्यूचर ईयर्स पे कैसे इंपैक्ट सोचना है रफ वर्किंग में जाके, अगर डेप्रिसिएशन इस साल की कम हो रही है तो कंपनसेट करने के लिए अगले सालों की डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो फुल्ली डेप्रिशिएट होगा, वरना फुल्ली डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। बस इस तरह सोचना है। फ्यूचर ईयर्स पे इस तरह नहीं सोचना जिस तरह मैंने आपको बना के दिया, फ्यूचर ईयर्स पे इस तरह सोचना है। कैसे, अगर 5 की डेप्रिसिएशन तो फिर फ्यूचर ईयर्स में कंपनसेट करने के लिए अगर फुली डेप्रिशिएट करना है को तो 5 की डेप्रिसिएशन
बढ़ जाएगी बस। इसको क्या कर देना मेरे भाई, रिवर्स। ये रफ वर्किंग है, इसको रिवर्स कर देना, ठीक है। रिवर्स करके अब बता दें प्रॉफिट पे असर 5 से कम हो जाएगा। तो यहां क्या लिखूं, इट इज हाउ यू विल थिंक इन पेपर जी, डिक्रीज इन पीबीटी। बोलें, समझ आ गई नोट की, समझ आ गई। अच्छा अब देख लें, लॉजिकली देख लें, इधर देखें लॉजिकली। 20 से 15 पे ले जाओ तो क्या कर दो, डेप्रिसिएशन किस साल, 40 से 45 पे ले जाओ तो डेप्रिसिएशन क्या कर दो, बढ़ा दो। लॉजिकली भी मैंने आपको साबित कर दिया, डेप्रिसिएशन देखें बढ़ रही है तो डेप्रिसिएशन बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन बढ़ाने से प्रॉफिट। अब कौन सी चीज आपकी आंखों के सामने सवाल में नहीं होगी, बोले, फ्यूचर ईयर्स। कौन सी चीज आपकी आंखों के सामने सवाल में नहीं होगी, फ्यूचर ईयर्स। आपके सामने सिर्फ कौन सा ईयर होगा, बस। अब करंट ईयर में बताएं, 20 से, और फ्यूचर में क्या करें, इसका रिवर्स कर दें। कल 7/15 से 7/25 तक रेजिडुअल वैल्यू डालेंगे इसमें, तो रेजिडुअल वैल्यू डाल के नोट बना लेंगे। ये जो एमसीक्यूज होमवर्क में दिए ना, ये आज ना कीजिएगा, आप लोग होमवर्क में कीजिएगा पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। लेट मी चेक, वेट, वो सवाल कीजिएगा, मैंने कराना है कल, वो चांद वाला है, पता नहीं कौन सा वाला है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, चांद। ये जरूर कीजिएगा पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7।